हेलो एंड वेलकम टू द एसके स्टडी फोरम। मेरा नाम है सचिन कुमार और आज हम जो वेक्टर हमारा चैप्टर शुरू है उसी को आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वेक्टर में वो हम आज लेंगे इंटरनल डिवीजन थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम हेडिंग लगाएंगे वो लगाएंगे हमारा इंटरनल डिवीजन थ्योरम। तो ये जो है ये सेक्शंस फॉर्मूले के अंदर आता है, सेक्शंस फॉर्मूला। ठीक है, अब सेक्शंस फॉर्मूले में दो प्रकार के फॉर्मूले होते हैं। एक होता है आपका इंटरनल डिवीजन थ्योरम और दूसरा होता है एक्सटर्नल डिवीजन थ्योरम। तो सेक्शन फॉर्मूले में सबसे पहला जो थ्योरम देखेंगे हम इंटरनल डिवीजन थ्योरम। ठीक है, दिस इज व्हाट नंबर 1 इंटरनल डिवीजन थ्योरम होता क्या है सबसे पहले वो हम देखेंगे। थ्योरम है इसका, देखिए क्या डायग्राम निकालेंगे हम कि हमारे पास कोई दो पॉइंट है, एक है पॉइंट ए और सेकेंड है पॉइंट बी। एक है हमारे पास पॉइंट ए एंड सेकेंड जो है वो है हमारे पास पॉइंट बी। अब यहाँ पे ओरिजिन है ओ, ओरिजिन से मैंने जॉइंट किया है ए को और ओरिजिन से मैंने जॉइंट किया है बी को। तो ये हुआ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दैट इज वेक्टर ए। बी का पोजीशन वेक्टर दैट इज वेक्टर बी। अब सपोज मान लेते हैं कोई पॉइंट है जो कि ए और बी के अलावा है और वो पॉइंट ऐसा है कि ए बी को कट कर रहा है और ऐसा कट कर रहा है ताकि ए बी के दो टुकड़े हो, लेकिन वो जो पॉइंट होगा तीसरा वो ए बी के अंदर होना चाहिए। मतलब ए बी यहाँ पे है तो कहीं पे यहाँ पे होगा। ठीक है, अब एग्जैक्ट हम दो जो टुकड़े बनेंगे वो इक्वल पार्ट के नहीं होंगे, वो तो फिर उसका मिड पॉइंट होगा। कम ज़्यादा हो गए, मान लेंगे ये आर है, ठीक है, तो ये ए आर और ये आर बी। तो आर यहाँ पे क्या कर रहा है, तो आर क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। आर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, किसको, ए बी को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब क्योंकि ये जो आर पॉइंट है वो ए बी के अंदर है इसीलिए हम इसको बोलेंगे इंटरनल डिवीजन। अगर ये जो पॉइंट है ये आर पॉइंट बाहर होता है ए बी के तो फिर उसको एक्सटर्नल डिवीजन। तो ये जो ए बी को आर डिवाइड कर रहा है ये कैसा कर रहा है, इंटरनली। तो ये आपको याद रखना है, इंटरनली का मतलब क्या है कि वो अंदर होगा। ठीक है, अब हम रेशो मान लेंगे। चलिए, तो यहाँ पे थ्योरम लिखेंगे, इफ आर डिवाइड the line segment AB internally in the ratio, और वो रेशियो है हमारा ए एम रेशियो एन, देन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर इज, जो ये पोजीशन वेक्टर है आर का, ये जो पॉइंट आर है इसका पोजीशन वेक्टर जो कि है वेक्टर आर, वो हमें मिल सकता है वेक्टर आर इक्वल्स टू एम इन टू वेक्टर बी प्लस एन इन टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, और यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, क्या बताया इसमें कि एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। पॉइंट मतलब उसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन होगी। ठीक है, अब ओरिजिन से जॉइन करने के बाद ये मिला मुझे वेक्टर ए, आई जे के लगाना है बस इसके कोऑर्डिनेट को। सिमिलरली वेक्टर बी मिला। अब ये जो आर पॉइंट है वो ए बी को डिवाइड कर रहा है इंटरनली, और रेशो क्या है, एम रेशो एन। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो ए आर होगा डिवाइडेड बाय आर बी जो होगा, तो ए आर कितना है, एम, मतलब इतना पोर्शन एम होगा तो इतना पोर्शन एन होगा। ये रेशो गिवन है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ गिवन है होगी हमारे पास, ए के कोऑर्डिनेट नंबर 1, बी के कोऑर्डिनेट नंबर 2
एंड इट्स रेशो। नंबर 3 क्या फाइंड आउट करने को बोलेगा, आर के कोऑर्डिनेट या फिर आर का पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर पूछे या फिर कोऑर्डिनेट पूछे, हम आसानी से वो निकाल सकते हैं, क्योंकि पोजीशन वेक्टर मतलब क्या, जो पॉइंट होगा उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसी को ही हम आई, जे और के लगा के पोजीशन वेक्टर बनाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हमें प्रूफ करना है, तो हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, लेट हम डिफाइन करेंगे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड वेक्टर आर। लेट वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी एंड वेक्टर आर, ये क्या चीज़ है, आर पोजीशन वेक्टर, पीवी मतलब पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट। किस पॉइंट, सीक्वेंस क्या है, वेक्टर ए किसका है, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, वेक्टर बी किसका है, बी का, एंड वेक्टर जो आर है वो किसका पोजीशन वेक्टर, वेक्टर आर का रिस्पेक्टिवली। ठीक है, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए, बी एंड आर। नाउ आर डिवाइड लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली इन रेशो, और वो रेशो क्या गिवन है, m रेशो n, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो देयरफॉर ए आर अपॉन आर बी कितना होगा, m रेशो n। सो देयरफॉर ए आर डिवाइडेड बाय आर बी इक्वल्स टू m रेशो n। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, n इंटू ए आर इक्वल्स टू m इंटू आर बी। ठीक है, ये बात आई समझ में, आप बहुत सिंपल है। अब क्या करना है, m इंटू एन इंटू ए आर इक्वल्स टू m इंटू आर बी। अब देखिए ए आर और आर बी की डायरेक्शन सेम है क्या, तो ए आर ये डायरेक्शन है, आर बी की ये डायरेक्शन है, तो दोनों की डायरेक्शंस कैसे सेम है और ये इक्वल है। अब ये हुआ इसका स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म क्या होगा इसका, n इंटू ए आर, ये भी हुआ वेक्टर, इक्वल्स टू m इंटू आर बी, ये भी हुआ वेक्टर। हमने देखा ए आर और आर बी की डायरेक्शन एक ही है क्या, ए आर और आर बी की डायरेक्शन एक है, इसीलिए निगेटिव नहीं लगाएंगे क्योंकि दोनों भी सेम डायरेक्शन में हैं। अगर ऐसा होता ए आर और बी आर पूछता तो हम बीच में क्या लगाते थे, यहाँ पे माइनस लगाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे n एज इट इज होगा। अब ए आर, वेक्टर ए आर को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए आर, इसको क्या लिख सकते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, दैट इज वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। वेक्टर फिर ए आर के बाद आर बी, वेक्टर आर बी क्या होगा, वेक्टर आर बी नहीं है, बी आर है, आर बी, हाँ चलो आर बी ही है, तो ये क्या होगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर आर। ठीक है, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, वेक्टर ए आर मतलब आर माइनस ए, एम इंटू आर बी मतलब बी माइनस आर, मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, चलो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो n इंटू वेक्टर आर माइनस n इंटू वेक्टर ए। ठीक है, इक्वल्स टू इसका m इंटू वेक्टर b माइनस n इंटू m इंटू वेक्टर r। अब देखिए ये जो r वाले हैं वो एक साइड लेके जाएंगे, बाकी एक साइड लेके आएंगे, तो यहाँ पे n इंटू आर है, ये m इंटू आर है, तो क्या होगा, इसको उस साइड लेके जाने के बाद प्लस होगा और ये भी प्लस, तो m इंटू वेक्टर r प्लस n इंटू वेक्टर r इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, m इंटू वेक्टर b और ये माइनस इधर लेके जाएंगे तो प्लस, तो m इंटू वेक्टर b प्लस n इंटू वेक्टर a। यहाँ से देखिए अब क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो आंसर है वेक्टर r। वेक्टर r हम कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, m प्लस r तो बाहर लिया, यहाँ पे बचा n इक्वल्स टू m इंटू वेक्टर b प्लस n इंटू वेक्टर a। अब m प्लस n यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, और यहाँ से वेक्टर r कितना मिलेगा, तो वेक्टर r इक्वल्स टू क्या होगा, m इंटू वेक्टर b प्लस n इंटू वेक्टर a, और ये डिवाइड में चले जाएगा m प्लस n, एंड दिस इज द व्हाट, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ r, और यही हमें पूछा था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये लगाना है। तो क्वेश्चंस कैसा आएगा, या तो थ्योरम आ सकता है, तो थ्योरम अगर आएगा तो आपको इतना सब कुछ लिखना है। अगर इस पे क्वेश्चंस अगर आएगा तो क्वेश्चंस कैसा आएगा, देखिए ए कितने चीज़ें हैं इस फॉर्मूले में, देखिए ए बी आर और एम एन, चार चीज़ें हैं हमारे पास, तो कोई भी तीन गिवन होगा
और जो अननोन है 1 वो हमें फाइंड आउट करने को बोलेगा। तो फॉर्मूला क्या याद रखना है, वेक्टर आर इक्वल्स टू मतलब इसका पोजीशन इक्वल्स टू एम, मतलब ए आर कितना है एम है और आर बी जो कितना है वो एन है। तो कैसे याद रखेंगे, एम इंटू वेक्टर बी इसका पोजीशन वेक्टर एम इंटू वेक्टर बी प्लस एन इंटू वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर ए डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। ठीक है, एम इंटू वेक्टर बी प्लस एन इंटू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। दिस इज व्हाट इंटरनल डिवीजन थ्योरम। और जब कभी भी क्वेश्चंस आएगा तो ध्यान से पढ़ना है कि वहाँ पे जो है वो इंटरनली डिवीजन है या नहीं है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें एक एक्सटर्नली भी होता है। तो हमें जब क्वेश्चंस करना होता है तो इंटरनली वर्ड आया या नहीं आया ये ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इंटरनली है तभी जाके ये हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब या तो आपको डायरेक्टली पूछेगा कि ए के आर का पोजीशन वेक्टर निकालो तो इस फॉर्मूले में रख दो। अगर आर का पोजीशन वेक्टर ने कोऑर्डिनेट पूछा है तो जो पोजीशन वेक्टर आपने निकाला उसमें जो आई जे और के जो कोएफिशिएंट होंगे, आई के कोएफिशिएंट, जे का कोएफिशिएंट और के का कोएफिशिएंट, यही क्या होंगे इस पॉइंट के जो आर है इसके कोऑर्डिनेट होंगे। तो दोनों वे से हमें करना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन देखिए जब कभी भी आपको मतलब एमसीक्यूज में अगर कोई क्वेश्चंस आता है इसके ऊपर, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व करते हैं तो इस प्रकार से इस लंबे मेथड से, या फिर अगर कोऑर्डिनेट पूछा है तो इतने लंबे प्रोसीजर से इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो उसको हम फास्ट कैसे सॉल्व करेंगे तो आइए देखते हैं। वैसे मान लेंगे कोई एक आर पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमें निकालना है और वो कोऑर्डिनेट है सपोज मान लेंगे एक्स वाई और जेड। एक ए पॉइंट गिवन है और ए के कोऑर्डिनेट मान लेंगे हम x1, y1 और z1 है, और ये पॉइंट b1 है, b है तो b इज द सेकेंड पॉइंट और उसके कोऑर्डिनेट x2, y2 और z2 है। ठीक है, क्या बोला मैंने, a इज द फर्स्ट पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट x1, y1, z1, b इज द सेकेंड पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 और r एक इंटरनल डिवीजन है ए बी का। तो आर के कोऑर्डिनेट पता नहीं है तो उसके मान लिया हमने एक्स वाई और जेड। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट कैसा पता चलेगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट आर का इक्वल्स टू एम, देखिए एम इंटू एक्स टू प्लस एन इंटू एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, फिर वाई कोऑर्डिनेट कैसे होगा, एम इंटू वाई टू प्लस एन इंटू वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। और z कोऑर्डिनेट कैसा होगा, तो सिमिलरली m इंटू जेड टू प्लस एन इंटू जेड वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। डायरेक्टली ये वाला फॉर्म लगा, आपको भी क्या निकल के आएगा यहाँ से, जो r पॉइंट है उसका x, y और z कोऑर्डिनेट निकल के आएगा। लेकिन ये कब लगाना है, ये आपको MCQs में लगाना है या फिर आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे CET हो, JEE हो, उसमें ये लगाना है। ठीक है, इस प्रकार से, ताकि आपका मतलब जल्दी हो सके। उससे भी होता है और इससे भी होता है, लेकिन जब स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन आएगा तो जब मैंने थ्योरम बताया उसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है वेक्टर फॉर्म से। चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले टॉपिक की तरफ। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो है इंटरनल डिवीजन थ्योरम के बाद आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला या फिर थ्योरम बोल लीजिए, तो हमें तो सिर्फ फॉर्मूला ही गिवन है, तो फॉर्मूला कैसे आया वो हम देखते हैं। देखिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता होगा कब लगाते हैं, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये कोऑर्डिनेट में। लेकिन वेक्टर में भी हम उसको लिख सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे कोई दो पॉइंट है मेरे पास, एक पॉइंट है a और एक पॉइंट है b, और इसको ओरिजिन के साथ ज्वाइन करेंगे तो हुआ पोजिशन वेक्टर, दिस इज o ओरिजिन, और ये हुआ वेक्टर a, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी दैट इज बी। और कोई पॉइंट है r, अब वो ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, लेकिन कैसे, सेम रेशो में। ठीक है, मतलब ये जितना होगा वही ये होगा, मतलब 1:1, 1:1, 2:2, 3:3 करके रिड्यूस करके लास्ट में 1:1 ही आएगा। जैसे 4:4, तो 4:4 मतलब 1/1 ही है। तो ये जो पॉइंट r है ये क्या है, इसका बेसिकली मिड पॉइंट है। इससे पहले जो हमने देखा था उसमें मिड पॉइंट नहीं था, वो इंटरनल डिवीजन कर रहा है। AR था M, RB था N। अब यहाँ पे दोनों सेम है।
अगर दोनों सेम है मतलब जो ए बी लाइन सेगमेंट है उस लाइन सेगमेंट का पॉइंट आर बराबर 2 टुकड़े कर रहा है, इसका मतलब पॉइंट आर इज द मिड पॉइंट। और इसका अगर हमें निकालना है पोजीशन वेक्टर दैट इज वेक्टर आर, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए जो हमारे पास वेक्टर आर का फॉर्मूला था m इंटू वेक्टर बी प्लस n इंटू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय क्या था m प्लस n। तो यहाँ पे m भी कितना हुआ 1 और n भी कितना हुआ 1, तो वेक्टर r इक्वल्स टू क्या मिलेगा 1 इंटू वेक्टर बी दैट इज वेक्टर बी प्लस n इंटू वेक्टर ए, n की वैल्यू भी 1, तो क्या होगा 1 इंटू वेक्टर ए अब ए m प्लस n, तो 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, तो वेक्टर r कितना हुआ वेक्टर a प्लस वेक्टर b अपॉन 2। ये इससे क्या मिलेगा व्हाट इज वेक्टर r दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r। व्हाट इज वेक्टर a पोजीशन वेक्टर किसका ऑफ पॉइंट a का। वेक्टर b क्या है ये भी पोजीशन वेक्टर ऑफ किस पॉइंट का पॉइंट b का। तो यहाँ से जो है वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b अपॉन 2। ये कब लगाना है? ये हमें जब पॉइंट r क्या होगा मिड पॉइंट होगा ये तब लगाना है। ठीक है, क्या निकलेगा इससे पोजीशन वेक्टर, किसका पोजीशन वेक्टर पॉइंट r का पोजीशन वेक्टर। क्या क्या गिवन होना चाहिए बस पॉइंट a के कोऑर्डिनेट या फिर a का पोजीशन वेक्टर, पॉइंट b के कोऑर्डिनेट या पॉइंट b का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और पॉइंट r के बारे में इंफॉर्मेशन कि पॉइंट r क्या है मिड पॉइंट है। जब तक मिड पॉइंट नहीं गिवन होगा तब तक हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसी को अगर मुझे ऐसा पूछा गया है कि भाई पॉइंट r के जो है वो कोऑर्डिनेट बताइए, तो पॉइंट r के हम मान लेंगे जो r है उसके कोऑर्डिनेट है x, y। a के a इज द फर्स्ट पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 एंड b इज द सेकंड पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट x2, y2, z2। ठीक है, तो r का x कोऑर्डिनेट कैसा मिलेगा x इक्वल्स टू जो है वो मिलेगा मुझे x1 प्लस x2 अपॉन 2 मिल गया x कोऑर्डिनेट। r का y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट भी होगा 3D है तो हाँ, r का y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा y1 प्लस y2 अपॉन 2 और r का z कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा z1 प्लस z2 अपॉन 2। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से क्या मिलेगा x, y और z जो कि कोऑर्डिनेट है किसके पॉइंट r के। ठीक है, या तो फिर आप ऐसे करो या तो फिर आप ऐसे करो, दोनों एक ही चीज़ है। जब आपको स्टेट बोर्ड में क्वेश्चंस आएगा तो ऐसे सॉल्व करना वेक्टर फॉर्म में, और जब आपको MCQs में क्वेश्चंस मिलेगा मतलब आपको जल्दी सॉल्व करना है, कैलकुलेशन में ज़्यादा वक्त गंवाना नहीं है, जल्दी जल्दी आपको सॉल्व करना है, तब जाके आप डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करो x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z इक्वल्स टू। डायरेक्टली यहाँ से आप कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो और उसी को आप कन्वर्ट कर सकते हो किसमें पोजीशन वेक्टर में, सिर्फ उसको क्या लगाना है i j के लगाना है। तो इस प्रकार के जो होंगे वो आपको लगाना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम या तो फिर CET या फिर आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हो उसमें आप सीधा लगा सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। आइए दोस्तों देखते हैं अब एक्सटर्नल डिवीजन थ्योरम। इससे पहले हमने इंटरनल डिवीजन थ्योरम देखा, उसके बाद हमने मिड पॉइंट फार्मूला भी देखा। अब हम देखते हैं कि एक्सटर्नल डिवीजन थ्योरम होता क्या है। तो थ्योरम क्या है, उसका स्टेटमेंट है लेट पॉइंट ए उसका पोजीशन वेक्टर है वेक्टर ए एंड पॉइंट बी उसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी एनी 2 पॉइंट, 2 पॉइंट गिवन इन स्पेस एंड पॉइंट आर उसका वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर बी द थर्ड पॉइंट ऑन लाइन ए बी डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ए बी एक्सटर्नली। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्सटर्नली इन रेशो m रेशो n, देन वेक्टर r इक्वल्स टू m इंटू वेक्टर b माइनस n इंटू वेक्टर a डिवाइडेड बाय m माइनस n। इंटरनल डिवीजन थ्योरम में और एक्सटर्नल डिवीजन थ्योरम में फॉर्मूले में कहाँ पे चेंजेस है, तो यहाँ पे माइनस है और वहाँ पे क्या था प्लस था। ठीक है, तो जैसे कि स्टेटमेंट गिवन है वैसे ही हम एक डायग्राम बनाएंगे कि 2 पॉइंट है स्पेस में, एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है कौन सा B। 2 पॉइंट है इन स्पेस जिसको ओरिजिन के साथ ज्वाइन करने के बाद क्या मिलेगा पोजीशन वेक्टर, तो ये वेक्टर A हुआ और इसको जब ज्वाइन करूंगा तो वेक्टर B मिलेगा और ये O है। नेक्स्ट क्या है R इज द थर्ड पॉइंट। ठीक है, विच इज कहाँ पे है ऑनलाइन ए बी, मतलब ए बी के ऊपर ही है, लेकिन ए बी को डिवाइड करता है एक्सटर्नली मतलब इनके बीच में नहीं होगा अब। ठीक है, अगर बीच में होगा तो वो इंटरनली होगा, एक्सटर्नली है मतलब इसके बाहर। तो मान लेगा कहीं पे यहाँ पे जो पॉइंट है वो R है और इसको जब मैं ज्वाइन करूँगा तो R का पॉइंट पोजीशन वेक्टर मिलेगा वेक्टर R। तो ठीक है, अब R क्या कर रहा है,
ए बी को डिवाइड कर रहा है, आर ए बी को डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, एक्सटर्नली में। किस रेशो में, तो आंसर है m रेशो n, ये गिवन है मुझे। तो मतलब क्या, इस r का डिस्टेंस फ्रॉम a से कितना है m, फिर n क्या चीज़ है, उसी पॉइंट का डिस्टेंस b से, तो ये क्या होगा n। ठीक है, कोई पॉइंट अगर डिवाइड कर रहा है किसी लाइन सेगमेंट को, तो उसी पॉइंट का डिस्टेंस पहले पॉइंट से और उसी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दूसरे पॉइंट से। अब ये एक्चुअल में डिस्टेंस तो नहीं, ये रेशो है, लेकिन मान सकते हैं कि ये अगर m होगा तो ये कितना होगा, n होगा। ये हमें गिवन है, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए आर डिवाइडेड बाय ए आर अपॉन आर बी इक्वल्स टू कितना होगा, मतलब ए आर डिवाइडेड बाय आर बी। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, m। डिस्टेंस एक्चुअल में है नहीं, लेकिन मान सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली रेशो है वो कि अगर ये m होगा तो ये n होगा। ठीक है, जैसे ये 2 होगा तो ये 3 होगा, फिर ये 4 हुआ तो ये उसका डबल हुआ। ठीक है, तो RB जो है वो कितना है, n है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, n इंटू ए आर इक्वल्स टू m इंटू आर बी। ये स्केलर फॉर्म में है। अब अगर मुझे इसका वेक्टर फॉर्म चाहिए तो मुझे देखना होगा ए आर और आर बी की डायरेक्शन सेम है क्या। तो ए आर की डायरेक्शन किधर है, ए से लेके आर की तरफ, ये वाली। फिर देखना है कि आर बी, तो आर बी इसकी डायरेक्शन ऐसे आएगी। तो दोनों की डायरेक्शन कैसे आ रही, एक दूसरे को अपोजिट आ रही है। तो मुझे क्या लगाना होगा, जब मैं इनको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मुझे माइनस साइन लगाना होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर कैसे है, इक्वल तो है अभी, लेकिन जब मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो उनकी डायरेक्शंस अपोजिट आएगी, तो मुझे माइनस लगाना होगा। ऐसे कर सकते हैं, या फिर ये आर बी को क्या लिख सकते हैं, पलट के बी आर लिख सकते हैं। तो क्या होगा, ये एन इंटू वेक्टर ए आर, वेक्टर कर दिया अब मैंने इसको, तो वेक्टर ए आर इक्वल्स टू एम इंटू एम एन एन। ये तो रेशो है, तो नंबर है, तो स्केलर ही है। आर बी को मैंने माइनस लिखो या फिर उसको पलट के बी आर कर दो। अब बी आर करने से क्या हुआ, उसकी डायरेक्शन देखिए ऐसे हो गए, बी से लेके आर की तरफ। अब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तो माइनस साइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब क्या होगा, एन इंटू ए आर क्या होता है, ए आर, तो आर माइनस ए। बी आर जो है वो क्या होता है, बी आर अगेन आर माइनस बी। तो बस सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे। तो क्या होगा, एन एज इट इज ए आर, आर माइनस ए इक्वल्स टू एम बी आर, तो आर माइनस बी। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर n से, तो क्या आएगा, n इंटू वेक्टर r माइनस n इंटू वेक्टर a इक्वल्स टू m इंटू वेक्टर r माइनस m इंटू वेक्टर b। चलिए, अब r एक साइड लेके जाएंगे और बाकी का दूसरे साइड में लेके जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो m इंटू वेक्टर b है इसको उस साइड लेके जाएंगे, और n इंटू जो वेक्टर r है उसको इस साइड लेके आएंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी कौन है, माइनस n इंटू वेक्टर a, और ये आएगा तो प्लस, तो क्या होगा, m इंटू वेक्टर b। यहाँ पे माइनस था, इस साइड लेके आया तो पॉजिटिव बन गया। यहाँ पे ऑलरेडी कौन है, माइनस एन इंटू वेक्टर ए, तो एन इंटू वेक्टर ए इक्वल्स टू यहाँ पे ऑलरेडी कौन है, एम इंटू वेक्टर आर, और एन इंटू वेक्टर आर इस साइड, तो यहाँ पे ये प्लस है तो इधर माइनस, माइनस एन इंटू वेक्टर आर। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, तो आंसर है वेक्टर आर। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे एम, ये माइनस एन, और यहाँ पे क्या है, एम इंटू वेक्टर बी माइनस एन इंटू वेक्टर ए। अब ये m माइनस एन यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, यहाँ पे क्या बचेगा, तो वेक्टर r इक्वल्स टू ऊपर क्या है, m इंटू वेक्टर b माइनस n इंटू वेक्टर a, और ये नीचे आएगा तो डिवाइडेड बाय m माइनस n, और यही हमें पूछा था। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था, देखिए, और ये एक्चुअल में आ चुका है। इंटरनल डिवीजन में और एक्सटर्नल डिवीजन में दोनों में क्या फ़र्क होता है, तो फॉर्मूले में देखिए वहाँ पे सिर्फ प्लस था, यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो दोनों में एक ही फ़र्क है, प्लस और माइनस। तो हमें जब भी क्वेश्चंस करना होगा तब ये जो वर्ड है ध्यान से पढ़ना होगा कि भाई इंटरनल डिवाइड कर रहा है या फिर एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखते हैं। देखिए, ये तो था बोर्ड के लिए कि बोर्ड में अगर आता है तो इस वे से हम जा सकते हैं, लेकिन अगर हमें कोऑर्डिनेट में अगर सॉल्व करना है इसको, मतलब ए की कोऑर्डिनेट हमें पता है, देखिए ए की कोऑर्डिनेट पता है, ए की कोऑर्डिनेट सपोज x1, y1 और z1 है। ठीक है, पहला पॉइंट है। जो बी पॉइंट है, बी इज द सेकंड पॉइंट एंड हैविंग कोऑर्डिनेट x2, y2 एंड
Z2, X2, Y2 एंड Z2। और R के कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, पता करने हैं तो मान लेंगे R के कोऑर्डिनेट XYZ है जिसके कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, और M/N गिवन है। तो सीधा सीधा X कोऑर्डिनेट कैसा पता चलेगा, तो X कोऑर्डिनेट, हाउ टू फाइंड द X कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R विच इज द एक्सटर्नली डिवाइड ऑफ लाइन सेगमेंट AB। उसके लिए क्या होगा, M इंटू वेक्टर B माइनस B नहीं आएगा, अब M इंटू X2 माइनस N इंटू X1 डिवाइडेड बाय M माइनस N। ठीक है, इसी का है, ये वेक्टर फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म है। mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। y कोऑर्डिनेट कैसा होगा भाई, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। और z कोऑर्डिनेट अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। ठीक है, ये किस लिए बता रहा हूँ मैं चीज़ें, ताकि आपको जब भी MCQs मिलेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तब आपको मतलब वेक्टर फॉर्म में अगर आपको मतलब ज़्यादा दिक्कत होती है या फिर वक्त ज़्यादा लगता है, तो आप इस जो कार्टेशियन फॉर्म है सीधा सीधा उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। बस आपको x1 y1 z1 x2 y2 z2 कोऑर्डिनेट हो गए A और B के, M और N रेशो होगा, बस इसमें रख देना है। यहाँ से क्या निकलेगा, x y z, जो कि क्या है, जो पॉइंट R है उसका x y और z कोऑर्डिनेट। क्या इससे नहीं निकलेगा, आंसर है इससे भी निकलेगा, कि जब हम ये पॉइंट निकाल रहे हैं, ये क्या है पोजीशन वेक्टर, इसका हमें आंसर जो मिलेगा वो इन द फॉर्म ऑफ I, J और K में निकलेगा। तो I का जो कोएफिशिएंट होगा वो पॉइंट R का x कोऑर्डिनेट होगा, J का जो कोएफिशिएंट होगा वो y कोऑर्डिनेट होगा, और K का जो कोएफिशिएंट होगा यहाँ पे वो क्या होगा, z कोऑर्डिनेट होगा। वहां से भी हम निकाल रहे। तो फिर आपके मन में सवाल आ रहा होगा, तो अभी आप इसकी क्या ज़रूरत थी, तो हमें दोनों वे से पता होना चाहिए, जो हमें बेहतर लगेगा, जिस वे से हम मतलब एग्ज़ाम में जल्दी सॉल्व कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ये तो स्टेट बोर्ड के लिए ऐसे ही सॉल्व करना है, लेकिन जब कभी भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर स्टेट बोर्ड में ही MCQs आता है, तो आपको अगर फास्ट सॉल्व करना है तो इस वाले फॉर्म से आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये था दोस्तों इंटरनल डिवीजन थ्योरम, उसके बाद एक्सटर्नल डिवीजन थ्योरम, और बीच में हमने देखा क्या, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब इस पे नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन फिलहाल एक दो नोट्स हैं इसके ऊपर ही, वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द रेशो इन विच पॉइंट R डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नोट लिखेंगे हम, इफ द क्वेश्चन सेज फाइंड द रेशो ऑफ पॉइंट R विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB, पता नहीं इंटरनली है या एक्सटर्नली, नोट इफ वी वांट टू फाइंड coordinate find ratio in which point R divide line segment AB। ठीक है, अगर हमें लाइन सेगमेंट AB है और उस लाइन सेगमेंट AB को पॉइंट R डिवाइड कर रहा है, पता नहीं इंटरनली है या एक्सटर्नली है, और उसी के रेशो पूछा है, मतलब M/N, M की वैल्यू क्या होगी और N की वैल्यू क्या होगी, ये हमें पूछा है। तो हम हमारे कन्वीनियंस के लिए कंसीडर करेंगे रेशो जो होगा, कंसीडर रेशो ऑलवेज K/1 या फिर λ/1, ये मानना है हमें। क्या मानना है, λ/1 ही मानना है। अब लैम्बडा छोड़ के आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन सेकंड वाला 1 ही मानना है हमारे कन्वीनियंस के लिए। अब इसमें अगर इफ इसमें भी नंबर 1 लैम्बडा इज पॉजिटिव, देन ये जो R डिवाइड करता है वो होगा इंटरनल डिवीजन, देन R डिवाइड AB इंटरनली। ठीक है, नंबर 2 लैम्बडा इज नेगेटिव, अगर क्या कि ये जो लैम्बडा हमने कंसिडर किया था हमारे कन्वीनियंस के लिए कि भाई रेशो जो होगा वो λ/1 होगा, तो लैम्बडा की वैल्यू फाइनल हमने निकाली,
वो लैम्बडा की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो जो ये डिवीजन होगा वो इंटरनली डिवीजन होगा। लैम्बडा की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है देन जो पॉइंट था आर वो डिवाइड करता है किसको, ए बी को, लेकिन कैसे, एक्सटर्नली। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको याद रखना है। ये कब लगाना है, जब क्वेश्चंस में वी वांट फाइंड द रेशो, जब क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, जो जब हम स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आ ही जाएगा कि ये क्यों लिखाया गया है। तो जब क्वेश्चन में पूछेगा फाइंड द रेशो, तो तब हमें कन्वीनियंस के लिए क्या मानना है कि जो रेशो होगा वो मानना है लैम्बडा रेशो 1, मतलब m की वैल्यू लैम्बडा और n की वैल्यू 1। और इससे जब हम लैम्बडा की वैल्यू निकालेंगे तो लैम्बडा या तो फिर नेगेटिव होगा या तो फिर पॉजिटिव होगा। अगर वो पॉजिटिव मिला तो जो डिवीजन मिलेगा वो इंटरनली डिवीजन होगा। अगर लैम्बडा मुझे नेगेटिव मिलता है तब जो मुझे डिवीजन मिलेगा वो क्या मिलेगा, मुझे एक्सटर्नली डिवीजन होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए दोस्तों, इसी पे कुछ नोट है। नोट नंबर 1, जैसे कि अगर कोई ट्रायंगल है, दिस इज द ट्रायंगल, नेम दे देंगे ए बी सी। ठीक है, और ए के कोऑर्डिनेट है मेरे पास x1 y1 और z1, बी के कोऑर्डिनेट है मेरे पास x2 y2 और z2, और सी के कोऑर्डिनेट है मेरे पास x3 y3, थर्ड पॉइंट है तो z3। ठीक है, और अगर हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है इसके सेंट्रॉइड का, ठीक है, तो सेंट्रॉइड क्या होता है, व्हाट इज सेंट्रॉइड, तो आपको जैसे पता ही होगा, 11th में भी हो चुका है। सेंट्रॉइड क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ, इसके जो मीडियन होंगे उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होगा। मतलब क्या कि ये जो ट्रायंगल है, बीसी जो साइड है, इसका मिड पॉइंट होगा कोई ना कोई। यहाँ से जो लाइन जाएगी उसको क्या बोलेंगे हम, मीडियन बोलेंगे। ऐसे जो जाएंगे वो भी मीडियन होगा, और ऐसे जो जाएंगे वो भी क्या होगी, मीडियन ही होगी। ठीक है, तो ये जो पॉइंट मिला इसको बोलते हैं उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड। तो ये जो पॉइंट है ये कब मिला, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द मीडियन ऑफ गिवन ट्रायंगल इज द सेंट्रॉइड। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ 2 मीडियन या फिर 3 मीडियन, ऐसे भी आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो। तो इसको हम जनरली नोटेशन जो होता है वो होता है जी, और जब उसको ओरिजिन के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये होगा वेक्टर ए, ये होगा वेक्टर बी, और ये होगा वेक्टर सी, दिस इज ओरिजिन, और ये होगा वेक्टर जी, दिस इज वेक्टर सी, वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। तो ए से मिला ए का पोजीशन वेक्टर, बी से मिला बी का पोजीशन वेक्टर, और सी से मिला सी का पोजीशन वेक्टर। अब अगर मुझे सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर चाहिए तो वो कैसे मिलेगा, तो आंसर है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट व्हाट, पोजीशन वेक्टर किसका, दिस इज व्हाट पोजीशन वेक्टर, किसका पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड, और जो जी है, सेंट्रॉइड यहाँ पे कौन है, जी है। सेंट्रॉइड क्या है, सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द मीडियन ऑफ द गिवन ट्रायंगल। ठीक है, अब वेक्टर जी इक्वल्स टू क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन 3। ए बी सी क्या है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस ए बी एंड सी। तो क्वेश्चन में आपको या तो ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट गिवन होगा या तो फिर सीधा सीधा पोजीशन वेक्टर ही गिवन होगा, तब जाके इस फॉर्मूले का यूज करके आपको वो सॉल्व करना है। इसी का जो कार्टेशियन फॉर्म है कि अगर हमें मान लो कि ये जो पॉइंट है जी, इसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट डायरेक्टली सॉल्व करना है, यहाँ से भी मिलेगा। ये जो पोजीशन वेक्टर मिला है जी, इसका जो आई का कोएफिशिएंट होगा वो ही क्या होगा, पॉइंट जी का एक्स कोऑर्डिनेट, फिर जे का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट, और इस जी का जो के का जो कोएफिशिएंट आएगा वही क्या होगा, इस जी का जेड कोऑर्डिनेट। आपको पता है पोजीशन वेक्टर और कोऑर्डिनेट में क्या फर्क होता है, जो पोजीशन वेक्टर होता है उसी के आई जे और के जो कोएफिशिएंट होंगे वही उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, तो अगर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो सीधा सीधा मैं क्या लगाऊंगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ठीक है, y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, और z कोऑर्डिनेट निकालना है तो z1 प्लस z2 प्लस z3।
Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन 3। मतलब जो लगाना है वो इसमें यूज़ करो, x लगाना है तो x यूज़ करो, y लगाना है तो y यूज़ करो, बाकी तो सेम थिंग्स है। z लगाना है तो z यूज़ करो, जैसे कि मिड पॉइंट फार्मूला उसमें भी था, है ना। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि जो सेंट्रॉयड है उसका फॉर्मूला क्या है। अब एक और चीज़ कि सेंट्रॉयड में जो सेंट्रॉयड है वो मीडियन को डिवाइड करती है। देखिए अगर इसको मैं डी नाम दे दूँ, इस डायग्राम थोड़ी फिर से बनाता हूँ इसको ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। सपोज ये है मेरे पास ट्रायंगल ABC और ये है मेरी मीडियन AD और पॉइंट G यहाँ पे कहीं होगा, दिस इज G। G क्या है? G इज द सेंट्रॉयड। ठीक है, अब G इज द सेंट्रॉयड। अब ये जो G है वो मीडियन को डिवाइड कर रहा है। अगर देखोगे आप AD क्या है? मीडियन। G क्या कर रहा है? AD को डिवाइड कर रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि AD को G कैसे डिवाइड कर रहा है, इंटरनली या एक्सटर्नली, तो हम देखेंगे AD के G बीच में है तो इसका मतलब वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? तो वो होता है 2:1। ऑलवेज सेंट्रॉयड डिवाइड द मीडियन इंटरनली इन रेशो 2:1। तो 2 कहाँ से होगा? वर्टिसिस से। वर्टिसिस D है या A है? तो A है, तो ये 2 होगा और ये नीचे का कितना होगा? 1 होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। हो सकता है इसी पे छोटा क्वेश्चन आ जाए आपको MCQs में, तो ये बन जाएगा आपका कि सेंट्रॉयड डिवाइड द मीडियन इंटरनली इन रेशो 2:1। ये नोट डाउन करके हमें लिखना है। ठीक है, तो आप लिख लेना उसी पॉइंट को नोट में, इसी में। तो ये हो गया सेंट्रॉयड किसका? ट्रायंगल का, सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल। अब इसी में नोट जो 2 है वो देखते हैं। सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल हो चुका है। अब सेंट्रॉयड ऑफ टेट्राहेड्रॉन देखते हैं। सेंट्रॉयड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। सेंट्रॉयड ऑफ टेट्राहेड्रॉन कि टेट्राहेड्रॉन जिसके 4 वर्टिसिस होते, तो A, B, C और D ये वर्टिसिस हो गए। इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर A, इसका पोजीशन वेक्टर B, इसका वेक्टर C और इसका वेक्टर D, ये पोजीशन वेक्टर हो गए। अब मुझे टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉयड निकालना है, तो G क्या होगा? वेक्टर G इक्वल्स टू, तो उसके लिए फॉर्मूला A प्लस B प्लस C अपॉन प्लस D डिवाइडेड बाय 4। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सेंट्रॉयड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, ये याद रखना है। अगर मुझे डायरेक्टली x, y और z कोऑर्डिनेट निकालना है G के, G क्या होगा? सेंट्रॉयड किसका? टेट्राहेड्रॉन का। तो x कोऑर्डिनेट के लिए सीधा सीधा x1 प्लस x2 प्लस x3 और यहाँ पे 4 है तो x4 भी आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 अपॉन 4। तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई? यहाँ पे y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 अपॉन 4। और इस G का जो कि सेंट्रॉयड है टेट्राहेड्रॉन, उसका अगर z कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या होगा? z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 अपॉन 4। अगर कार्टेशियन फॉर्म में निकालना रहा तो ये वाले यूज़ करो, और अगर वेक्टर फॉर्म में निकालने को कहा है स्टेट बोर्ड में तो ये फॉर्मूला यूज़ करो। ठीक है, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों अभी तक इस लेक्चर में हमने क्या देखा? तो सबसे पहले हमने देखा था कि डिवीजन क्या होता है, इंटरनली डिवीजन क्या होता है, एक्सटर्नली डिवीजन क्या होता है, और उसके थ्योरम भी देखे थे, उसके फॉर्मूले क्या आए थे वो आपको याद रखने। इंटरनल डिवीजन का क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीजन का क्या होता है, और दोनों के बीच में हमने देखा था मिड पॉइंट फार्मूला, वो भी आप लोगों को याद रखना है। फिर उसके बाद नोट देखी थी कि अगर हमें रेशो पूछा है तो क्या मानना है, तो क्विक रिवाइज करेंगे। रेशो अगर पूछा है तो λ/1 मानना है। लैम्बडा ही क्यों? लैम्बडा को आप रिप्लेस कर सकते हैं P/1, Q/1, कुछ भी मान सकते हो, नाम में कुछ रखा नहीं है, बस उनका काम पता होना चाहिए। क्यों यही रखना है? तो हमारे कन्वीनियंस के लिए अगर लैम्बडा की वैल्यू पॉजिटिव आई तो इंटरनल डिवीजन, अगर लैम्बडा की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो वो क्या होगा? एक्सटर्नल डिवीजन होगा। उसके बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद ये हमने देखा कि ट्रायंगल का जो सेंट्रॉयड होता है उसका पोजीशन वेक्टर G इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C, जो पोजीशन वेक्टर है डिवाइडेड बाय 3 होगा। फिर लास्ट में जाके हमने क्या देखा? जो टेट्राहेड्रॉन था उसका जो सेंट्रॉयड होगा उसका पोजीशन वेक्टर वो भी सिंपल है, उसको 4 वर्टिसिस होते A B C D, तो उसके पोजीशन वेक्टर की एडिशंस डिवाइडेड बाय 4 लेना है।
इसी के साथ हमने सारे के सारे जो इंटरनल एक्सटर्नल फिर मिड पॉइंट फार्मूला या फिर सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल या फिर सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रॉन इसके कार्टेशियन फॉर्म भी देखे, वहाँ से आप सीधे एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो करस्पॉन्डिंग टू द जो भी कुछ पॉइंट होगा जो डिवाइड कर रहा है वो या फिर सेंट्रॉइड होगा वो, तो वो भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। तो जो इस पे क्वेश्चंस होंगे दोस्तों वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारे एक्सरसाइज होगी स्टेट बोर्ड की वो क्वेश्चंस हमें उसमें देखेंगे।